स्टिकी नोट्स एक ऐसी लड़की के बारे में एक डरावनी कहानी है जो घर पर अकेली है और अपने घर में उसके लिए छोड़े गए डरावने संदेश ढूंढती रहती है। चिपचिपा नोट्स। एक शाम एक किशोर लड़की स्कूल से घर आए और घर खाली पाया। उसकी माँ ने उसके लिए फ्रिज पर एक चिपचिपा नोट छोड़ा था। यह कहा गया कि उसके पिता देर से काम कर रहे थे, उसकी माँ खरीदारी कर रही थी और उसके छोटे भाई फुटबॉल अभ्यास में थे। वह घर में अकेली थी। लड़की ने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया, बस मामले में। फिर उसने अपने मोबाइल फोन को हॉल की मेज पर रख दिया, अपनी चाबी हुक पर लटका दी और कपड़े बदलने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। जैसे जैसे वह अविवाहित हो रही थी, उसने अपने बिस्तर पर एक चिपचिपा नोट देखा। उसने उसे उठाया और संदेश को देखा। यह पढ़ा, घर में कोई है। उसने मान लिया कि यह उसके छोटे भाई थे जो उस पर एक चाल खेल रहे थे, इसलिए उसने नोट को गिरा दिया। ठीक है, बहुत मजा किया लोग, उसने कहा। क्या हुआ? क्या आप दो फुटबॉल अभ्यास याद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, वह चिल्लाया। अगर मुझे पता चला कि आप दोनों फिर से मेरे सामान के माध्यम से चले गए तो आप मर चुके हैं। लड़की खुद को नाश्ता ठीक करने के लिए रसोई में चली गई। जब उसने रेफ्रिजरेटर खोला तो उसे एक और चिपचिपा नोट मिला। यह पढ़ा, यहाँ कोई नहीं है लेकिन आप और मैं हैं। उसने नोट को गिरा दिया और कहा, अरे दोस्तों, यह अब और मजेदार नहीं है, इसे रोक। कोई जवाब नहीं था। लड़की ने सामने के दरवाजे पर जाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। वह अपनी चाबी पाने के लिए इधर उधर हो गई, लेकिन उसने जिस हुक को लटका रखा था वह खाली था। फिर लड़की ने हॉल की मेज पर नीचे देखा और देखा कि उसका मोबाइल फोन भी गायब हो गया है। मेज पर एक और चिपचिपा नोट था। यह पढ़ा, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। वह चिल्लाया और पुलिस को फोन करने के लिए उठाया। कोई डायल टोन नहीं था। उसने फोन लाइन को पकड़ लिया और अपने आतंक के लिए उसने महसूस किया कि यह कट गया था। फोन द्वारा एक और नोट पड़ा हुआ था। यह पढ़ा, कोई फोन नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई रास्ता नहीं। डर के मारे कराहते हुए लड़की पिछले दरवाजे की ओर भागी। जब उसने हैंडल को मोड़ने की कोशिश की तो पाया कि यह भी बंद था। बस फिर वह पिछले दरवाजे पर अटक एक और नोट देखा। यह बस पढ़ा, ऊपर देखो। इसलिए उसने ऊपर देखा और अपनी पालतू बिल्ली को दिल से देखा और रसोई के चाकू से छत पर फेंक दिया। वह दहशत में चिल्लाया और निकटतम खिड़की पर भाग गया। उसने मुक्के मारने और उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन वह कांच को तोड़ नहीं पाई। यह भी नहीं टूटेगा। खिड़की पर एक चिपचिपा नोट पड़ा था। यह पढ़ा, आप एक ब्रेक नहीं पकड़ सकते, क्या आप कर सकते हैं? भयभीत लड़की ने सोचने की कोशिश की कि उसे क्या करना चाहिए। खुद का बचाव करने के लिए उसे चाकू की जरूरत थी। वह रसोई में भाग गई, लेकिन जब उसने दराज को बाहर निकाला तो वह खाली थी। सभी चाकू चले गए थे और उनकी जगह अभी तक एक और चिपचिपा नोट था। यह पढ़ा, बच्चों को तेज चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए। वह ऊपर अपने बेडरूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अलमारी के अंदर और बिस्तर के नीचे जांच की, वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। फिर अचानक उसका टीवी अपने आप चालू हो गया। यह जोर से और स्थिर था। स्क्रीन पर उसने एक और नोट पाया। यह पढ़ा, अब मैं तुम्हारे पास है जहां मैं तुम्हें चाहता हूँ। लड़की दहशत में उड़ गई और चिल्लाने लगी, मदद करो, मदद, कोई मेरी मदद करो। बस तभी उसे अपना लैपटॉप कंप्यूटर याद आ गया। वह ढक्कन खोलकर फड़फड़ाया और जल्दी से अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक ईमेल भेजा। हम मदद, यह कोई मजाक नहीं है, पुलिस को बुलाओ, मेरे घर में किसी को। उद्धरण चिन्ह। मिनट बाद वह बाहर सायरन की आवाज सुनी। पुलिस पहुंची और उसके सामने के दरवाजे को तोड़ दिया। दो अधिकारी उसके शयन कक्ष में घुसे और डर के मारे कांपते हुए और शोर मचाते हुए उसे कोने में देखा। पुलिस ने ऊपर से नीचे तक पूरे घर की तलाशी ली, हर नुक्कड़ पर जांच की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। जैसा कि अधिकारी उसका साक्षात्कार कर रहे थे, उनमें से एक ने उसकी पीठ से जुड़ा एक चिपचिपा नोट देखा। उसने उसे खींच लिया और उसे सौंप दिया। यह पढ़ा, मैं यह करीब था। सेकंड स्टोरी। रैटगर्ल चेक गणराज्य से आने वाले बच्चों के लिए एक डरावना कहानी है। यह एक युवा लड़की के बारे में है जिसे अपने नए स्कूल में फिट होना मुश्किल है। चूहा लड़की। राडका नाम की एक जवान लड़की थी जो चेक गणराज्य के एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पिता ने अपनी नौकरी खो दी और काम पाने में असमर्थ थे। परिवार कठिन समय पर गिर गया और अपने घर को बेचने के लिए मजबूर हो गया। उन्हें प्राग जाना था और एक पुरानी इमारत में एक अपार्टमेंट किराए पर लेना था। राडका स्कूल में अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहने से दुखी थी और उनसे वादा किया कि वह उनके साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश करेगी। उस युवा लड़की को उस नए शहर की हलचल पसंद नहीं थी जिसमें वह रहने के लिए मजबूर थी।
लोगों को यह बहुत ही अटपटा लग रहा था और अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले बच्चों की उम्र नहीं थी। जैसे ही समर का अंत हुआ, उसने डरना शुरू कर दिया कि उसके लिए जीवन में क्या था। उसके डर को दूर करने के लिए उसके माता पिता ने उससे कहा कि स्कूल शुरू होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। युवा लड़की इतनी निश्चित नहीं थी। स्कूल के पहले दिन राधिका को उम्मीद थी कि वह कुछ नए दोस्त बनाएगी। हालांकि उसने पाया कि उसके नए सहपाठी बहुत अप्रिय थे। जब उसने उनके साथ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर अपनी नाक घुमा दी और चले गए। जब उसने अपने खेल में शामिल होने की कोशिश की तो उन्होंने उसे शामिल करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्कूल में बच्चे गरीब लड़की के प्रति गहरी घृणा प्रदर्शित करने लगे। उन्होंने उसके बालों पर मजाक उड़ाया, उसके बालों, उसके कपड़ों और उसके उच्चारण का मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे बताया कि उसका चेहरा चूहे की तरह दिखता है और उसे रेड गर्ल नाम दिया है। उसने अपने माता पिता को यह बताने की कोशिश की कि उसे स्कूल में तंग किया जा रहा है, लेकिन वे परिवार के वित्त के बारे में बहुत ध्यान देने में व्यस्त थे। बदमाशी धीरे धीरे और बदतर होती गई और राधिका को पता नहीं था कि इसके बारे में क्या करना है। कुछ बच्चे उसे घूंसे मारते और लात मारते और उसके नाम पुकारते। दूसरों ने उसे पीटा और उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया। अभी भी अधिक उस पर क्रूर चालें खेलेंगे, उसकी स्कूली पुस्तकों को फाड़ देंगे या उसके लॉकर पर लिखेंगे। उसने अपने अधिकांश दिन स्कूल में अपने सहपाठियों से बचने की पूरी कोशिश में बिताए। एक दिन चिढ़ना और धमकाना इतना बुरा हो गया कि वह अब और नहीं ले सकती। उसके सहपाठियों ने उसे स्कूल के पास एक नदी में खींच लिया और उसे अंदर फेंक दिया। जैसे ही वह स्कूल के शौचालय में बैठी, उसने अपने कपड़े सुखाने की कोशिश की। गरीब लड़की एक योजना के बारे में सोचने लगी। दिन के अंत तक राधिका स्कूल में उन सभी बच्चों से बदला लेने के लिए एक विचार के साथ आई थी जो उसे पीड़ा दे रहे थे। उस शाम स्कूल से घर जाते समय उसे सड़क के किनारे एक मरा हुआ चूहा मिला। वह उसे उठाकर अपने साथ घर ले आए। जब उसके माता पिता रात के खाने के बाद बाहर गए तो राधिका ने रसोई की अलमारी से मांस की चक्की निकाली और चूहे को अंदर डाल दिया। उसने संभाल लिया और मृत चूहे को कीमा बनाया हुआ मांस में मिला दिया। फिर उसने इसे फ्राइंग पैन में पकाया। इसमें भयानक गंध थी, इसलिए उसने बहुत सारी जड़ी बूटियां और मसाले डाले। जब उसका घृणित भोजन समाप्त हो गया तो उसने उसे बड़े करीने से प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिया और उसे अपने स्कूल बैग में डाल दिया। अगले दिन स्कूल में राधिका ने अपनी भयानक योजना का अनावरण करने के लिए दोपहर के भोजन का इंतजार किया। जब दोपहर के भोजन के लिए घंटी बजी तो उसने स्कूल कैफेटेरिया के लिए अपना रास्ता बनाया और एक टेबल पर बैठ गई। उसने अपने थैले में से तला हुआ चूहा का मांस लिया, उसे उसके सामने मेज पर रखा और इंतजार किया। जल्द ही 2 लड़कियां आ गईं और उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया और उसके नाम पुकारने लगे। उन्होंने उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया और उसे कैफेटेरिया के चारों ओर भेज दिया। सभी को काट लिया था। उसके सभी सहपाठी उसे देखकर हंस रहे थे और उसे रेड गर्ल कह रहे थे। चूहा लड़की उद्धरण चिन्ह। लगभग 1 घंटे बाद उसके स्कूल के साथियों को बेचैनी होने लगी। एक एक करके बच्चे अपने डेस्क से उठे और शौचालय की ओर भागे। शिक्षक को पता नहीं था कि क्या चल रहा है। राधिका स्कूल के शौचालयों में भाग गई ताकि उसकी करतूत का परिणाम देखा जा सके। बाथरूम में सभी स्टॉलों पर कब्जा कर लिया गया था और वह पीछे हटने, उल्टी और दस्त की आवाज सुन सकती थी। हवा फूंक और पुकार की गंध से भर गई थी। कुछ लड़कियां अपने हाथों को अपने मुंह के ऊपर रख रही थीं। वे एक क्यूबिकल का इंतजार कर रहे थे। अन्य लोग इंतजार नहीं कर सकते थे और सिंक में शिकार का सहारा लिया था। जब कोई डूबता नहीं था तो एक लड़की दौड़ती हुई आई और सिंक में शौच कर रही एक लड़की पर झपट पड़ी। यह पूरी तरह से महामारी थी। राधिका संतोष के साथ मुस्कुराई। अगली सुबह तक उसके सहपाठियों ने उसकी चालाक योजना का पता लगा लिया। क्लास के दौरान वह सभी लड़कियों को घूर कर देख सकती थी और उन्हें गंदे रूप दे रही थी। वह जानती थी कि इससे पहले कि वह उससे बदला ले, बस कुछ ही समय था। लंच ब्रेक के दौरान 2 लड़कियों ने राधिका से संपर्क किया। वह उनसे मारपीट की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, जिस तरह से हमने आपके साथ राधिका के साथ व्यवहार किया उसके बारे में हमें वास्तव में खेद है। हमें उम्मीद है कि हम इसे आपके ऊपर बना सकते हैं। लड़कियों ने उसे बताया कि उसके सहपाठी कक्षा में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे सभी माफी मांगना चाहते थे और उसके समूह में उसका स्वागत करते थे। हालांकि राधिका को संदेह था। वह स्वीकृति के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने हवा को सावधानी से फेंक दिया और उनका पीछा किया। उन्होंने उसे गलियारों के नीचे ले जाया, लेकिन जब वे स्कूल के तहखाने के दरवाजे से गुजर रहे थे तो दोनों लड़कियों ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ लिया। उनमें से एक ने उसे कसकर पकड़ रखा था जबकि दूसरे ने दरवाजा खोला था।
राधिका ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लड़कियों ने उसे दरवाजे से धक्का दे दिया। राधिका सीढ़ियों से नीचे गिरा और नीचे ठंडे कंक्रीट पर जा गिरा। उसने दरवाजे के पटकने की आवाज और ताले में चाबी घुमाने की आवाज सुनी। तहखाने स्कूल के एक अप्रयुक्त भाग में था। वह कितनी भी जोर से चिल्लाती, कोई भी उसे कभी नहीं सुनता था। बेसमेंट के फर्श पर लेटते हुए उसकी पीठ राधिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन खिड़कियां बहुत ऊंची थीं। वह पिंजरे में एक चूहे की तरह फंस गया था। हताशा में गरीब लड़की ने दीवार पर लात मारना शुरू कर दिया। उसने इतनी मेहनत से लात मारी कि उसका पैर सीधे प्लास्टर से जा टकराया। वह अपने घुटनों पर बैठ गई और दीवार को फाड़ना शुरू कर दिया, जिससे छेद बड़ा और बड़ा हो गया जब तक कि वह उसके माध्यम से फिट होने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं हो गया। छेद के माध्यम से उसके सिर को चिपकाकर और अंदर डालकर राधिका ने देखा कि दीवार के पीछे पानी के पाइप या बिजली के तार नहीं थे। किसी कारण से आंतरिक दीवार और बाहरी दीवार के बीच एक छोटा सा अंतर था। यह एक बहुत ही संकीर्ण मार्ग था जो बाएं और दाएं की ओर जाता था, लेकिन यह उसके बारे में निचोड़ने के लिए पर्याप्त विस्तृत था। राधिका को लगा कि यह भागने का एकमात्र साधन है, इसलिए वह छेद के माध्यम से रेंगती है और संकीर्ण मार्ग से नीचे जाती है। अंधेरा था और वह डर गई थी, लेकिन उसने खुद को दबाने के लिए मजबूर किया। आखिरकार उसने दीवार में एक छोटे से छेद से प्रकाश की एक पतली किरण को देखा। उसने अपने नाखूनों से उस पर खरोंच की और वह थोड़ी बड़ी हो गई। के माध्यम से झांकते हुए उसने महसूस किया कि वह स्कूल के प्रिंसिपल के कार्यालय के बगल में थी। वह अपनी मेज पर बैठे प्रिंसिपल को देख सकता था, अनजान उसे देखा जा रहा था। वह कोई काम नहीं कर रहा था, वह बस वहां बैठा था, अंतरिक्ष में घूर रहा था। फिर वह अपनी नाक उठाकर खाने लगा। EWA कुल। राधिका ने सोचा कि वह खुद से चुप गई और आगे बढ़ गई। वह मार्ग को और नीचे रेंगता गया और दीवार में एक और उज्ज्वल स्थान पर आ गया। छेद को बड़ा करने के लिए उसने उस पर खरोंच की और अपनी आंख ऊपर कर दी। उसने पाया कि यह शिक्षक का लाउंज था। वह अपने भूगोल के शिक्षक और अपने इतिहास के शिक्षक को देख सकती थी। वे एक भावुक आलिंगन में बंद कर दिया गया और एक दूसरे को चुंबन कर रहे थे। क्या बात है, उनका चक्कर चल रहा है, उसने खुद सोचा। आगे बढ़ते हुए राधिका ने पाया कि मार्ग ऊपर की ओर ढलान करने लगा। कुछ स्थानों पर यह लगभग ऊर्ध्वाधर था और वह एक पैर जमाने के लिए संघर्ष करता था। आखिरकार वह प्रकाश के एक और छोटे बिंदु पर पहुंच गई। उसने छोटे छेद के माध्यम से देखा और प्रकाश को समायोजित करने के लिए उसकी आंखों में कुछ समय लगा। जब उन्होंने किया तो उसे एहसास हुआ कि वह सीधे शिक्षकों के बाथरूम में देख रही थी। वह अपने अंग्रेजी शिक्षक को शौचालय पर बैठे देख सकती थी। अचानक उसने एक जोर की आवाज सुनी, घृणित, उसने खुद सोचा। वह कहती रही, विश्वास है कि वह जल्द ही एक रास्ता खोज लेगी। जैसे जैसे वह मार्ग से नीचे जाती गई, यह और अधिक संकीर्ण होने लगी। थोड़ी देर रेंगने के बाद वह एक कोने में आई जो एक मामूली कोण पर था। राधिका ने संकीर्ण स्थान के माध्यम से निचोड़ने की कोशिश की। उसका सिर और ऊपरी शरीर बिना किसी समस्या के गुजर गया, लेकिन उसका बट मोड़ पर अटक गया। वह अपने आप को सभी के माध्यम से खींचने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। कोना बहुत छोटा था। हालांकि जब उसने पीछे जाने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह 1 इंच भी नहीं हिल सकती। घने भरे कंक्रीट ब्लॉक के बीच उसका बट तेजी से अटक गया था। हताशा में उसने एक ड्रिल की तरह अपने शरीर को घुमाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। उसकी सबसे बुरी आशंका सच हो गई थी। राधिका ने कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं जाम हूँ। उसे घबराहट होने लगी और उसे लगा जैसे वह सांस नहीं ले रही है। वह सोचती थी कि क्या वह हमेशा के लिए दीवारों के पीछे फंस जाएगी। युवा लड़की ने कुछ मिनटों तक आराम किया, खुद को शांत रहने और अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश करने के लिए कहा। वह अपनी माँ और पिता और इस तथ्य के बारे में सोचने लगी कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देख सकती। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। मदद, मदद, वह बार बार चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसके रोने का जवाब नहीं दिया। तभी राधिका को अपने पैर के खिलाफ कुछ ब्रश लगा। हवा में एक अजीब तेज गंध थी। उसने अपना हाथ नीचे रखा और कोमल गंध पर का स्पर्श महसूस किया। जब उसकी उंगलियां एक लंबी मांसल पूंछ के चारों ओर बंद हो गईं, तो वह चिल्लाया, चूहे। सभी एक साथ कम से कम 3 या 4 चूहों ने राधिका पर झपटना शुरू कर दिया। वे उसके पैरों पर चढ़ गए और उसके सिर पर हाथ फेरा। उनके तेज पंजे उसकी त्वचा में खोद दिए। वह घबराने लगी और उसके कान में कुछ महसूस हुआ। राधिका ने अपने हाथों से चिलचिलाती चूहों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, उन्हें पीछे हटाने की पूरी कोशिश की। एक चूहा उसके पैर की उंगलियों को दबोचने लगा और उसने उसे दूर फेंक दिया।
उसकी भयभीत चीखें मार्ग के किनारे से निकलती थीं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। वह घंटों की तरह लग रहा था कि ये वहां लेटा हुआ है, जो मार्ग में फंस गया है, विशाल कृंतकों के एक समूह को बंद कर रहा है। हर बार जब वह सोचती थी कि चूहे जा चुके हैं, उन्होंने फिर से प्रकट होकर उस पर हमला किया। उसका सिर तेज हो रहा था और उसके शरीर में दर्द हो रहा था। मोक्ष की सभी आशाएं दूर हो गईं। दर्द से पागल होकर राधिका पहुंच गया और उसने एक चूहे को पकड़ लिया। गुस्से में उसने एक हाथ से उसका गला घोंट दिया और चूहे के शव को तकिए के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सिर के नीचे रख दिया। अन्य चूहे अपने छिपने के स्थानों पर वापस लौट आए। उन्हें डर लग रहा था। 3 दिनों तक होलिका में लटके रहे राधा, जीवन और मृत्यु के बीच आधा रास्ता। कभी कभी वह कुछ मिनटों की नींद लेने में कामयाब रहती थी। जब भी चूहे बहुत करीब आते, वह उनमें से एक को अपने नंगे हाथों से मार देता और शव को उसके साथियों पर फेंक देता। उसे शौचालय जाना पड़ा और उसे वहीं पर अपना व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने ही शिकार और पेशाब में झूठ बोलकर राधिका ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। ओह, कृपया बस जल्दी करो और मुझे मरने दो, उसने बुरी तरह से सोचा। एक भयानक गंध ने संकीर्ण मार्ग की अनुमति दी। राधिका बेहद भूखी थी और प्यास से मर रही थी। वह जो चाहती थी वह सब कुछ पीना था। एक चूहा उसके बहुत करीब चला गया और जब वह उसे अपने चंगुल में मिला तो उसने उसे अपने मुंह और अपने गले में डाल लिया। वह चूहे का खून पीने लगी, लेकिन एक चूहे का खून पर्याप्त नहीं था। उसे और जरूरत थी। 1 महीने के बाद राधिका अभी भी दीवारों के पीछे फंस गया था। वह चूहों को पकड़ने, उनका खून पीने और उनके शवों को खाने से बच गया। वह बुरी तरह से ऊब गया था और उसकी एकमात्र क्षमता चूहों की चीख को सुनना था। यह उस बिंदु पर पहुंच गया जब उसने लगभग महसूस किया कि वह समझ सकती है कि वे एक दूसरे से क्या कह रहे थे। एक दिन जब राधिका जाग गई तो उसने फिर से कोने में खुद को निचोड़ने की कोशिश की। वह इतनी पतली हो गई थी कि वह खुद को नापसंद करने में कामयाब हो गई और अनस्टक हो गई। जब तक वह प्रकाश के स्वागत योग्य स्थान पर नहीं आती, तब तक वह मार्ग से नीचे रेंगती रही। उसने दीवार में एक छेद और एक उज्ज्वल प्रकाश चमक गया, जिससे उसकी आंखें जल गईं। उसने खुद को छेद के माध्यम से घसीटा और सांप की तरह कमरे में घुस गया। राधिका के शिक्षक कक्षा के सामने खड़े थे और उनके सहपाठी उनके डेस्क पर बैठे थे। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और कक्षा के पीछे दीवार खुली हुई थी। फर्श पर ईंट और प्लास्टर बिखरे हुए थे। जैसा कि वे देखते थे, खुले मुंह वाले छेद से मिट्टी की एक जोड़ी उभरी और गहराई से कुछ गंदा और बदबूदार निकला। बदबू 100 शौचालयों की तरह दुबक गई। बात पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी और उन्होंने महसूस किया कि यह एक युवा लड़की थी। उसका चेहरा सूखे खून से ढका हुआ था और उसके कपड़े जहर और पेशाब में लथपथ थे। हर कोई दहशत में चीखने लगा। तभी चूहों की एक सेना छेद से बाहर निकल कर आए और दूसरे बच्चों पर हमला कर दिया। उन सबको मार दो, एक लड़की पर उछलते हुए राधिका चिल्लाया और उसकी बांह पकड़ ली। भूख से पागल, उसने अपने दांत लड़की के हाथ में दबा दिए और उसका खून पी लिया। लड़की डरावनी और दर्द में चिल्लाती रही। टीचर ने दौड़कर लड़की को छुड़ाने की कोशिश की। राधिका ने शिक्षक पर भी प्रहार किया और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगी। बच्चे चिल्ला रहे थे और रो रहे थे क्योंकि चूहों ने उन पर झपटा मारा। शातिर कृंतकों ने अपने घबराए हुए पीड़ितों पर खरोंच और काटने और खिलाने के लिए आगे पीछे किया। किसी को भी नहीं बख्शा गया। उनके नुकीले दांत जो भी मिले, हाथ, पैर और गर्दन पर काट लिए। यह पूरी तरह से महामारी थी। मिनट बाद जब पुलिस पहुंची तो यह सब खत्म हो गया था। उन्होंने कक्षा की दीवारों, फर्श और छत को खून से ढका पाया। बच्चों के कंकाल के अवशेष कमरे में चारों ओर बिखरे पड़े थे। इस सारी अव्यवस्था के बीच एक छोटी बच्ची फर्श पर बैठी थी, जो शिक्षक की लाश पर बैठी थी। 3rd स्टोरी। हैचेट हाउस ओक्लाहोमा सिटी की एक सड़क के बारे में एक डरावना शहरी किंवदंती है जहां एक युवा लड़की की भयानक हत्या हुई है। हार्ट हाउस ओक्लाहोमा सिटी में माना जाता है कि कैरी प्लेस नामक एक गली है जहां अफवाह है कैरी नाम की एक छोटी लड़की की हत्या कर दी गई थी और आज देर रात तक आप उसके भूत को इधर उधर घूमते हुए या पिछवाड़े में खेलते हुए देख सकते हैं। कहानी 1950 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू होती है जब लिटिल कैरी झूलों पर खेलने के लिए एक शाम स्कूल के बाद रुकी थी। वहां अकेले खेलते समय वह एक पागल आदमी द्वारा देखा गया था जो एक कुल्हाड़ी ले जा रहा था। उसने छोटी लड़की से संपर्क किया, लेकिन वह पागल आदमी के बुरे चंगुल से बचने में कामयाब रही और मदद के लिए चिल्लाते हुए सड़क पर भाग गई। छोटी लड़की घर से भाग गई, दरवाजे और खिड़कियों पर तेज और लोगों की मदद के लिए भीख मांगती रही। दुर्भाग्य से शहरवासी भी छोटी लड़की के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए बहुत घबराए हुए थे और कुल्हाड़ी मारने वाले हत्यारे ने उसका पीछा किया और उसे अपने घर तक पहुंचते ही पकड़ लिया।
अपने ही सामने के पोर्च पर लिटिल कैरी को उस व्यक्ति ने हत्या कर दी थी जिसके साथ हैचेट था। हत्यारे ने उसके शरीर को काट दिया और उसके अवशेषों को एक बड़े फूल के बर्तन के अंदर भर दिया जो उसके सामने के दरवाजे के बाहर खड़ा था। किंवदंती के अनुसार लिटिल कैरी के घर का सफेद पोर्च पूरी तरह से खून में ढका हुआ था और चाहे कितनी भी बार उसके माता पिता ने उसे धोया और साफ किया, लेकिन दाग नहीं हटाए जा सके। चंचलता में जोड़ने के लिए लिटिल कैरी के शरीर के अंगों को हैचेट हाउस के पिछले यार्ड में दफनाने के लिए कहा जाता है और उनकी स्मृति में पड़ोस का नाम केरी प्लेस रखा गया। लेकिन हत्या के कुछ ही समय बाद ब्लॉक के हर घर में कुछ अजीब हुआ। निवासियों ने कैरी की मदद के लिए हताश दलीलों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह अपने हत्यारे से भाग गई थी। उन घरों के लोगों ने एक सुबह उठकर पाया कि उनके सामने के पोर्च को लाल रंग में रंग दिया गया था। लोगों का कहना है कि लड़की की मौत में उनके अपराध के निशान के रूप में लिटिल कैरी के भूत द्वारा पोर्च को लाल रंग से रंगा गया था। आज जो लोग दिन में घर से निकलते हैं वे कहते हैं कि इस क्षेत्र में एक अजीब डरावना एहसास है और हैचेट हाउस की खिड़कियों में हैच के आकार के शटर हैं। वे यह भी कहते हैं कि स्कूल के झूलों को अपने दम पर झूलते देखा गया है। लोगों ने चांदनी गली में गूंजती युवा लड़की की चीख पुकार सुनकर सूचना दी। हर हैलोवीन स्थानीय बच्चे कैरी प्लेस के ऐतिहासिक जिले में घूमते हैं जो अपने शटर पर हैचेट कटआउट के साथ कुख्यात घर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे डोर टू डोर ट्रिक या ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन जब लोग ट्रिक या ट्रीट कहने के बजाय अपने दरवाजे खोलते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि क्या लिटिल कैरी खेलने के लिए बाहर आ सकता है।